सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। हम आपके साथ जिस टॉपिक पर आजकल चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाएं आप चाहे जो भी दें, वहाँ से मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे ही जा रहे हैं। तो इसलिए मूल अधिकार का जो विषय है, मूल अधिकार का जो टॉपिक है, आप उसका गहन विश्लेषण करें। और हम मूल अधिकार से संबंधित ही, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपके साथ वादा किया था कि कम से कम 9 या 10 वीडियो बनेंगे, तो उसी कड़ी में ये आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपके साथ मूल अधिकार की पृष्ठभूमि पर चर्चा किया। मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में मूल अधिकार किस प्रकार आया, इसका उद्भव भारत में कब हुआ, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, आदि पहलुओं पर आपके साथ हमने चर्चा की। और इसके साथ ही साथ इस बिंदु पर भी चर्चा की कि मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार व मानवाधिकार में क्या बेसिक अंतर है। तो हमने ये भी आपसे चर्चा की थी कि अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 12 और 13 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, ये जो महत्वपूर्ण 2 अनुच्छेद हैं, इस पर गहन विश्लेषण करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद आता है 14, यानी समानता का अधिकार। फिर वहाँ से हम क्रमानुसार ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि प्रायः जब मूल अधिकार से संबंधित भाग पढ़ते हैं तो हम अनुच्छेद 12 और 13 को इग्नोर करते हैं, सीधा 14 से पढ़ते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, आपसे विनम्र निवेदन है, जब मूल अधिकार से संबंधित भाग आप पढ़ें तो आप अनुच्छेद 12 से पढ़ें। अनुच्छेद 12 और 13 को जब आप भली भांति समझ जाएंगे तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वहाँ तक आप जब पढ़ेंगे तो आपकी जो समझ होगी मूल अधिकार के प्रति बहुत ही गहरी हो जाएगी। तो अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 ये बताता है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है? राज्य शब्द की। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसको राज्य को हर हाल में देना ही होता है। ये संविधान में शामिल किए जाते हैं। तो राज्य के विरुद्ध भी होते हैं और व्यक्तियों के विरुद्ध भी होते हैं। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं इसमें से कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, यानी सरकार के साथ साथ, यानी राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। जो यहाँ राज्य शब्द की परिभाषा है उसकी चर्चा अनुच्छेद 12 में की गई है। अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि जो राज्य शब्द है वो क्या हो सकता है। और यहीं पर यह भी बता दिया गया है कि जो भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द की परिभाषा होगी वही भाग 4 के लिए भी मानी जाएगी। यानी भाग 4 के लिए कोई अलग से राज्य शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। तो यही भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा है वही भाग 4 के लिए स्वतः मान ली जाएगी। तो इसमें संबंधित आप देखिए, जो इसका पहला बिंदु है भारत की सरकार एवं संसद, यानी राज्य शब्द के अंतर्गत भारत की सरकार एवं संसद आती है। नंबर 2, राज्यों की जो सरकारें हैं, क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है और यहाँ संघ और राज्य के विषय बांटे गए हैं। जिस प्रकार से संघ में सरकार चलती है वैसे राज्यों में अपनी अपनी सरकारें चलती हैं। तो जो राज्यों की सरकारें हैं और वहाँ का जो विधानमंडल, यानी वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। अगर नंबर 3 बिंदु पर जाएं तो सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं नंबर 4 पे जाएं तो अन्य प्राधिकारी। यहाँ आपको ये 2 पंक्तियाँ तो समझ में आती होंगी, क्योंकि यहाँ भारत की सरकार, यहाँ राज्यों की सरकारें हैं, यहाँ संसद है, यहाँ विधानमंडल है।
यहाँ तक तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ है कि सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, ये प्राधिकारी क्या होता है? प्राधिकारी जो शब्द इसमें निहित है, वो प्राधिकारी शब्द से आशय क्या है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि राज्य शब्द के अंतर्गत प्राधिकारी को क्यों शामिल किया गया है। वैसे देखा जाए, जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द के बारे में अगर आप राज्य को जानें तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन? एक, निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा, वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए। नंबर 3, सरकार होनी चाहिए। और नंबर 4, संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ राज्य का आशय अलग है। अब 2 बिंदुओं को आपने समझा। इन 2 बिंदुओं, जो लास्ट के 2 बिंदु हैं, इस पर ध्यान दें। सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। अब यहाँ प्राधिकारी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। प्राधिकारी का तात्पर्य क्या है? प्राधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसी व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने की और प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। इस सेंटेंस को आप समझें तो आप इस नतीजे पर समझ जाएंगे कि किसी ऐसी व्यक्ति, यानी प्राधिकारी का तात्पर्य क्या है? प्राधिकारी का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है, यानी वो व्यक्ति भी हो सकता है और निकाय भी हो सकता है, जिन्हें विधि, उपविधि, यानी जिन्हें विधि बनाने की शक्ति है, उपविधि बनाने की शक्ति है, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने की, जैसे कोई आदेश जारी करता है या अधिसूचना जारी करता है, आदि बनाने या जारी करने की। जैसा हमने बताया कि विधि, उपविधि बनाई जाती है, आदेश जारी किया जाता है, अधिसूचना जारी किया जाता है, जारी करने की और प्रवर्तित का मतलब उसको परिवर्तन में लाने की। जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी होता है तो उसको परिवर्तन में लाया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है। तो यहाँ परिवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है उसको कहा जाता है प्राधिकारी। यानी प्राधिकारी का आशय उस व्यक्ति या निकाय से है। प्राधिकारी का तात्पर्य उस व्यक्ति या निकाय से है जिसको विधि, उपविधि, आदेश, निर्देश, अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने की शक्ति प्राप्त हो, साथ ही साथ उसे परिवर्तित करने की भी शक्ति मिली हुई हो, उसको कहा जाएगा प्राधिकारी। प्राधिकारी के बारे में आप जान गए कि प्राधिकारी क्या होता है। अब प्राधिकारी के बाद हम देखते हैं स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी क्या है? नगर पालिकाएं जैसे हैं, जैसे पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें होती हैं, जिला बोर्ड जिसको आम बोलचाल की भाषा में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहते हैं, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड जो खदान वगैरह होता है उससे संबंधित जो बोर्ड बनाए जाते हैं, आदि सब स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां आप प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी को समझे। अब देखते हैं अन्य प्राधिकारी कौन है। अन्य प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसी निकाय से है, अन्य प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे निकाय से है जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं, सृजन किया जाता है, और जिन्हें विधि, उपविधि आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, किंतु संप्रभु शक्ति का प्रयोग आवश्यक नहीं है। ये यहां ध्यान देंगे कि संप्रभु जो शक्ति है उसका प्रयोग आवश्यक नहीं है। किसके लिए? अन्य प्राधिकारी के लिए। यहां आप देखेंगे विधि, उपविधि का आशय उससे है जैसे कोई विधि के द्वारा किसी निगम या संगठन का सृजन कर दिया जाए और वह संगठन या निगम अपने लिए कोई नियम निर्धारित करे तो वो उपविधि कहलाती है। उपविधि का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, जैसे विधि के द्वारा मानो भारतीय जीवन बीमा निगम का सृजन किया गया। अब मैं उदाहरण बता रहा हूं कि किसी विधि के द्वारा जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम का सृजन किया गया। अब भारतीय जीवन बीमा निगम अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, अपने सिस्टम को सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कोई न कोई नियम बनाएगा,
जिसको उसके जो कर्मचारी हैं, जो उस संगठन में शामिल हैं, उनको पालन करना पड़ेगा। वही कहलाती है उपविधि। क्या कहलाती है? उपविधि। यहाँ ये ध्यान देंगे, जो अन्य प्राधिकारी है उसके लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ तो आप प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के बारे में समझें। अब यहाँ ये ध्यान देंगे, इसी बिंदु पर या इसी मैटर पर, इसी मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, यानी किसी भी उस निजी इकाई, यहाँ निजी शब्द है, ध्यान देंगे, किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है। जैसे कोई निजी संस्था भी है लेकिन वह राज्य के आदेशानुसार, निर्देशानुसार या राज्य की विधि के अनुसार संचालित की जा रही है, यानी संस्था वह काम कर रही है, तो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। किसमें आती है? राज्य के अर्थ में आती है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कथन है, माननीय उच्चतम न्यायालय का ये कथन है। तो इस प्रकार यहाँ अनुच्छेद 12 से इस बात की तस्दीक होती है कि राज्य शब्द जो है, जो मूल अधिकार है राज्यों के विरुद्ध जो प्रदान किया गया है, आखिर उस राज्य का आशय क्या है, राज्य का मतलब क्या है, तो उस राज्य से संबंधित उसकी परिभाषा या राज्य क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से संस्थाएं या निगम आते हैं आदि की चर्चा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 12 के बाद अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है? 12 और 13 हमने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो में आपको मूल अधिकार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 को। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी मूल अधिकार से मेल नहीं खाती, उससे संबंधित चर्चा अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। यानी अनुच्छेद 13 इस बात की पुष्टि करता है, बताता है कि ऐसी कोई भी विधि हो जो मूल अधिकारों से असंगत है, यानी मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती या मूल अधिकारों का हनन करती है, उस विधि को माननीय न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, यानी उसको निरस्त कर सकता है, खत्म कर सकता है। कैसी विधि? जो मूल अधिकारों से असंगत है। यहां आपको बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। तो संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जैसे आपके मूल अधिकारों का जब हनन होता है, मूल अधिकारों को कहीं क्षति पहुंचती है, तो आप दो जगह रिट दायर कर सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को क्या बनाया गया है? प्रहरी बनाया गया है। किसका? संविधान का जो प्रहरी है, जो रक्षक है, वो बनाया गया है माननीय न्यायालय को। यानी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का प्रहरी कौन है? न्यायालय है, वैसे हमारे देश में संविधान का प्रहरी न्यायालय है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। तो ये जो पावर मिली है, जो अधिकार मिला है, इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संविधान के तहत अनुच्छेद 32 जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर देता है, और अनुच्छेद 226 माननीय उच्च न्यायालय को ये अधिकार देता है। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अगर मूल अधिकारों से असंगत कोई विधि है तो उस पर वो उचित कार्रवाई करेंगी, यानी अगर कहीं असंगत है उसको शून्य घोषित
कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 का जो पैरा 1 है, ये संविधान पूर्व विधियां बताता है। ऐसी विधि जो संविधान के निर्माण के पूर्व बनाई गई है। जैसे मानो संविधान का जब निर्माण किया गया, जब संविधान का निर्माण किया गया उसके पहले भी तो नियम कानून चलते थे। अब संविधान बनने के पहले कुछ ऐसे नियम कानून भी रहे होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत होंगे। ध्यान देंगे, क्योंकि मूल अधिकार जो अंतिम में आया संविधान में फाइनली रूप में, इसके पहले जो नियम कानून थे, जो विधि थी, वो कहीं न कहीं मूल अधिकारों से असंगत भी थी। तो उसके बारे में अनुच्छेद 13 का पैरा 1 कहता क्या है, संविधान पूर्व विधियां। इसमें ये बताया गया है कि संविधान की जो पूर्व विधियां हैं, जो कानून हैं, मूल अधिकारों से जब असंगत होंगी, मूल अधिकार और जो संविधान की पूर्व विधियां हैं, जहां भी टकराव होगा वहां पर वो जो विधि है, संविधान के निर्माण के पूर्व वाली विधि, वो सुसुप्तावस्था में चली जाएगी, यानी खत्म नहीं होगी, लेकिन वह कार्य नहीं करेगी। तब कार्य कौन करेगा? ये जो मूल अधिकार है वो कार्य करेगा। आप समझ लें। इसी मैटर में माननीय न्यायालय ने एक आच्छादन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है? आच्छादन का तात्पर्य किसी चीज को जैसे ढकना हो, आच्छादित करना। तो आच्छादन का सिद्धांत यह है कि मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिए। मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां, यानी संविधान के निर्माण की जो पहले विधियां थी, संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं। यानी संविधान के लागू होने के पूर्व जो विधियां हैं और वो असंगत हैं, तब क्या होगा? ये मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाएंगी, यानी मूल अधिकार उनको ढक लेगा। और जब ढक लेगा तो ऊपर कौन होगा? मूल अधिकार होगा। यानी यहाँ ये बताया जाता है कि अगर असंगत भी है वो कानून, वो विधि, तो मूल अधिकार उसको आच्छादित कर लेगा और वो सुसुप्ता अवस्था में चली जाती है। कौन? जो संविधान पूर्व विधियां हैं। सुसुप्ता अवस्था का मतलब ये है कि वो एक्टिव नहीं है। कानून तो है, विधि तो है, पर वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको आच्छादित कौन कर लेता है? मूल अधिकार कर लेता है। आच्छादन हटते ही वह पुनर्जीवित हो जाती है। यानी जहां तक उसकी जरूरत है मूल अधिकार को आच्छादित करने की, वहां तक तो आच्छादित किया। अगर वहां से जब हटता है तो वो जो विधि है वो पुनर्जीवित हो जाती है, यानी विधि खत्म नहीं होती, केवल मूल अधिकार उसको आच्छादित कर लेता है। यानी उस जगह जहां असंगत होगा, संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से जहां भी असंगत होंगी, वहां संविधान पूर्व विधियां निष्प्रभावी हो जाएंगी और मूल अधिकार से संबंधित जो नियम है, जो कानून है, वो प्रभावी हो जाएगा। तो आप आच्छादन का जो सिद्धांत है, इसको आप भली भांति समझ लेंगे तो यही सिद्धांत आपको आगे चल के यही काम करेगा। तो आच्छादन का सिद्धांत मैंने जब संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित वीडियो शेयर किया था, उसमें ये बताया था कि आच्छादन का सिद्धांत एक अलग हम वीडियो बनाएंगे और उसमें साझा करेंगे। तो यहाँ आच्छादन का सिद्धांत यही है। आच्छादन का सिद्धांत का तात्पर्य वही है कि जो संविधान पूर्व विधियां हैं, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत होती हैं, मेल नहीं खाती हैं, तो मूल अधिकार उस विधि को आच्छादित कर लेता है, यानी उस समय वो विधि निष्प्रभावी हो जाती है और मूल अधिकार प्रभावी हो जाता है। जैसे ही वो आच्छादन हटता है, वैसे वो विधि पुनर्जीवित हो जाती है। ये वाद था भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश। किस वाद में माननीय न्यायालय ने कहा था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश वाद में। ये सिद्धांत संविधान पूर्व व पश्चात दोनों विधियों पर लागू है। जो आच्छादन का सिद्धांत है, ये संविधान पूर्व विधियों पर भी लागू है और संविधान के पश्चात यानी संविधान निर्माण के बाद जो विधि आई उस पर भी लागू है। अब अनुच्छेद 13
का पैरा 2 इसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 13 का पैरा 2 इस संविधानेतर विधि की बात करता है। किसकी बात करता है? संविधानेतर विधि की बात करता है। संविधानेतर विधि का आशय क्या है? संविधानेतर विधि का आशय उस विधि से है जब संविधान का निर्माण हुआ और उसके बाद व्यवस्थापिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा जो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, अगर वो कोई विधि बनाते हैं, कोई नियम लागू करते हैं, अध्यादेश लाते हैं, तो उसके बारे में अनुच्छेद 13(2) में बताया गया है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें यह लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। हमने बताया राज्य, जिस राज्य शब्द की परिभाषा में जो संस्थाएं आती हैं उन संस्थाओं के लिए ही यहाँ बताया गया है, क्योंकि बार बार उन संस्थाओं का जिक्र करना उचित नहीं है। यहाँ राज्य शब्द का आशय उन संस्थाओं से है जिन संस्थाओं की चर्चा अनुच्छेद 12 में किया गया है। तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। इस सेंटेंस को समझें कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता है जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त, यानी भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट है, उनको छीनती है या उन्हें न्यून करती है। यानी अगर कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, यानी छोटा करती है या कटौती करती है, तो वो क्या होगी? ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। यहां यह ध्यान देंगे कि जो विधि बनाई जाएगी, यानी राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। मतलब अगर यहां बताने का आशय यह है, यहां अनुच्छेद 13 का पैरा 2 ये बता रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। अब यहां इस सेंटेंस को अलग पढ़ें, ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। यह कहा जाएगा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है, जैसे कोई विधि बनाई गई माननीय व्यवस्थापिका द्वारा या राज्य के द्वारा, आप राज्य को ही समझें क्योंकि राज्य के अंतर्गत बहुत सी सारी संस्थाएं आ जाती हैं। राज्य अगर ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों को न्यून करती है या छीनती है, तो उसको माननीय न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देगा उसकी सुनवाई करके। यहाँ ये बात है, ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी। जैसे कोई विधि बनाई गई तो उस विधि को माननीय न्यायालय देखेगा। अगर कहीं से वो लगता है, यानी माननीय न्यायालय को ये लगता है जो विधि बनाई गई है उसमें कुछ अंश ही मूल अधिकारों का हनन करता है, यानी मूल अधिकारों को न्यून करता है, बाकी का जो विधि है, बाकी की जो विधि है वो सही है, वहां उल्लंघन नहीं करती है, तो वह उस टुकड़े को यानी उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित करेगा और उस हिस्से को जो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है उसको वह वैध ठहराएगा, यानी वह अवैध नहीं है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर उस खंड को, जो खंड मूल अधिकारों का हनन करता है, अगर वह हटाया जाता है, यानी उसको हटाने से पूरी विधि का समीकरण ही गड़बड़ हो जाता है, यानी पूरी विधि का जो मतलब निकलना चाहिए, जो निर्धारित होना चाहिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तब वह पूरी की पूरी विधि अवैध घोषित हो जाएगी। इसको आप फिर से समझ लें, बहुत जटिल प्रक्रिया है। जैसे कोई विधि राज्य बनाया, राज्य ने कोई विधि बनाया, उसमें कुछ अंश ऐसा था जो मूल अधिकारों का हनन करता था, उससे संबंधित वाद जाता है न्यायालय में और न्यायालय उस पर सुनवाई करता है। न्यायालय जब सुनवाई करता है, ये देखता है कि जो विधि राज्य ने बनाई है उस विधि में कुछ हिस्सा ऐसा है जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, यानी मूल अधिकारों से असंगत है, तब वह उस खंड को, यानी माननीय न्यायालय उस खंड को उस विधि से
अलग कर देगा, यानी उस खंड को अवैध घोषित कर देगा। बाकी की जो विधि है वो वैध है। लेकिन अगर उस खंड को हटाने से, जो खंड असंगत है मूल अधिकार से, अगर उसको हटाने से जो विधि बनाई गई है, यानी पूरी की पूरी जो विधि बनाई गई है, अगर उसका आशय स्पष्ट नहीं होता, यानी उसको हटाने से पूरी की पूरी जो विधि है वो निरर्थक हो जाती है, यानी उसका आशय स्पष्ट नहीं होता है, यानी वह खंड उससे जुड़ा रहेगा, तभी वो विधि पूरी तरह से अपना असर छोड़ेगी या अपना कार्य करेगी, तब पूरी की पूरी विधि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देगा। यही है अनुच्छेद 13 का पैरा 2। अब यहां यह ध्यान देंगे, ध्यातव्य है कि मूल अधिकारों से असंगत संवैधानिक विधि आरंभ से ही शून्य होगी, यानी शून्य होती है। ध्यातव्य माने ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल अधिकारों से जो असंगत संवैधानिक विधि है, यानी ये विधि संवैधानिक विधि मूल अधिकारों से जो असंगत है वो आरंभ से ही शून्य होती है, यानी उसकी शुरुआत ही शून्य है। ये मान के ही चला गया है कि जब संविधान लागू होता है उसके बाद जो विधि बनाई जाती है, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है तो वो शुरू से ही क्या है, शून्य है। आगे क्या है, किंतु इस आशय की घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अगर कोई विधि है वो शुरू से ही शून्य है, लेकिन उस विधि पर वो सुनवाई करेगा माननीय न्यायालय। अगर वहां देखता है, जैसा कि हमने बताया कि अगर वहां देखता है कि कोई खंड जो असंगत है उसको हटाने से विधि सुरक्षित है, विधि का आशय स्पष्ट हो रहा है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो विधि वैध है। और जो असंगत, जो मूल अधिकार से असंगत है जो खंड, उसको हटा देगी माननीय न्यायालय। लेकिन अगर उसको हटाने से पूरी की पूरी जो विधि प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाती है, यानी उसका निहितार्थ नहीं निकल पाता है, उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है, वह विधि अवैध हो जाएगी। वही न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत है। वही आप समझ ले कि वहीं पर ये अनुच्छेद 13 का पैरा 2 यही बताने का प्रयास करता है। अब आप यहां पर यह समझेंगे कि ये जो विधि है, विधि, ये विधि क्या है। विधि शब्द पर बड़ा विवाद रहा है, विधि शब्द पर बड़ा विवाद रहा है। आखिर विधि है क्या, विधि क्या है। विधि से संबंधित मैंने संविधान संशोधन प्रक्रिया जो वीडियो आपके साथ साझा किया है, उसमें हमने बताया है कि विधि शब्द के अंतर्गत कौन आता है, कौन नहीं आता है। इससे संबंधित वाद शंकरी प्रसादवाद, बाद में गोलकनाथवाद आता है, फिर केशवानंद भारतीवाद आता है। ये लंबी प्रक्रिया है, इसकी लड़ाई बड़ी लंबी चली है। और वहाँ विधि से संबंधित जो धारणा थी, जो संदेह था, उसको माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है। अगर उससे संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित जो मेरे वीडियो हैं उसको आप देखेंगे, तो वहाँ मैंने विस्तार से बताया है और उन वादों का भी जिक्र किया है जिस वाद में विधि शब्द पर बड़ा बवाल रहा है। तो आप उसको देखेंगे तो इससे संबंधित जो आपको जानकारी अपेक्षित है, जो आप जानकारी चाहते हैं कि विधि क्या है, वो जानकारी मिल जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप जब भी तैयारी करें तो पुस्तक पढ़ने के साथ साथ मॉडल पेपर जरूर हल करें। मॉडल पेपर हल करने का लाभ ये होता है कि आपकी तैयारी जैसे चलती है, जो आप पढ़ें इससे संबंधित प्रश्न हल करें तो वो आपके मन मस्तिष्क पर ज़्यादा असरकारी होती है, वो लंबे समय तक बनी रहती है। क्योंकि जब आप प्रश्न हल करेंगे तब आप सही और गलत का मतलब समझ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार मूल अधिकार से संबंधित अगला टॉपिक जो समानता का अधिकार है उसको लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।